गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजी को पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारी जो यूनिट है वो 4 है और इसके अंतर्गत हम बुद्धि को जानेंगे, ठीक है, इंटेलिजेंस को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धि क्या है, ठीक है। बुद्धि क्या है या बुद्धि की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो बुद्धि से क्या होता है, सीखने की योग्यता आती है, ठीक है। अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप किसी चीज़ को सीख सकते हैं, उसकी योग्यता हो जाती है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता हो जाती है। अब मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है अमूर्त चीज़ें क्या होती हैं, ठीक। समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। अगर बुद्धि है तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अनुभव से लाभ उठा सकते हैं, जैसे अगर आपने जो भी अनुभव किया है, मतलब कोई काम करके कोई भी अनुभव ग्रहण किया है, तो उससे आप बुद्धि से क्या करते हैं, उन अनुभवों से लाभ उठाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, वो चीज़ें हैं, ठीक। जैसे अनुभव से लाभ उठाने के सेंस में ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ें आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो आपने इससे अनुभव ग्रहण किया, उससे फिर आप अपनी बुद्धि से अपने, जैसे कोई आगे चल के मान लीजिए कोई आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आप अपनी बुद्धि व विवेक से आप खुद से पढ़ सकते हैं ना। वर्डिंग तो मैंने बता ही दी है मेनली। शब्दों को समझने में, संबंधों को समझने में बुद्धि काम आती है और वातावरण के साथ सामंजस्य या तालमेल बिठाना, समायोजन करना, ये सब बुद्धि की हेल्प से होता है, ठीक है। चलिए, अब बुद्धि के मापन की बात करें तो बुद्धि का जो मापन होता है वो बुद्धि लब्धि से होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस का जो मापन है वो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन से होता है, ठीक है। अब देखिए, बुद्धि लब्धि का जो एक सूत्र है वो कैसे निकाला जाता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणे 100। अब जैसे कोई बच्चा है, उसकी मानसिक आयु जो है वो 80 है और वास्तविक आयु जो है वो उसकी कुछ भी मान लीजिए 40 है, हैं। और आप अगर उसका IQ पता करना चाहते हैं तो 200 IQ, मतलब उसका फिर IQ बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। ऐसे जैसे अगर मान के चलते हैं, चलिए देख लें, फिर और देख लेते हैं। जैसे कि किसी बच्चे की, देखिए बच्चे का मानसिक स्तर कैसे जानेंगे, क्वेश्चन टेस्ट करने। जैसे आप CTET का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, 100 में से आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए, वो आपकी मानसिक आयु हुई, है ना। जैसे 100 में से आपने जो है 40 क्वेश्चन कर लिए और आपकी जो एज है वो आपकी एज 20 है, ठीक है, 20 है। और फिर से 100 हो गया, ठीक है, तो वही 200 आ जाएगा आपका, है ना। या फिर यहाँ पे आप 25 कर लीजिए, ठीक है, तो 160 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम IQ निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप कि, और ये टर्म आपको गिवन होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कह दिया जाए, देखिए मैथ की चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऐसे बोल दिया जाए कि किसी बच्चे की IQ जो है वो 120 है, IQ दे दिया, है ना, IQ 120 है और मेंटल एज उसकी जो है कोई भी मान लीजिए 60 है, ठीक है। तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज उसकी पूछ ली गई है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और निकाल लीजिए, इसको नीचे ले आइए, हाँ 50 आ गई है, ठीक है। वो मतलब जड़ बुद्धि बालक है, ठीक, इस तरीके से। ओ सॉरी, यहाँ पे x वास्तविक आयु उसकी जो है, यहाँ पे ये तो IQ है, IQ 120 जो होता है वो मेनली प्रतिभाशाली के लिए होता है, और यहाँ क्रोनोलॉजिकल एज है तो वो उसकी 50 वर्ष होगी, उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी हो गई, 50 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क को माना गया है, ठीक है। बुद्धि का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क है। बुद्धि जन्मजात होती है और जन्म से ही मस्तिष्क में उपस्थित होती है, ठीक है। उसके बाद हम वातावरण से चीज़ें सीखते हैं और बुद्धि को प्रखर बनाते हैं, मतलब पॉलिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मस्तिष्क बोन की 3 परतों से घिरा होता है।
एक होता है बृहत मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्षक। ठीक, सिंपल, इंग्लिश में ज़्यादा इजी है। सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगोटा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना कि कोई साइंस में मत चले जाना कि ये इसमें आता है वो उसमें आता है। ठीक है, चलो यहाँ बता देते हैं। देखो ये बेसिकली मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, और इसमें अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आता है, एक तो अपना सेरेब्रम भी आ जाता है ना, सेरेबेलम आ जाता है, थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है, और इसमें ओपरा करके कुछ है, ओपेरा करके कुछ है, वो है। ठीक है, पश्चात मस्तिष्क में ये दोनों आ जाते हैं, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, और स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है ना। तो मतलब साइंस में मत जाना, यहाँ पे बस मोटा मोटा आपको चीज़ें बताई गई इसलिए। ठीक है, साइंस में मत चले जाना कि हाँ भाई ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब सिंपल समझ लीजिए, सेरेबेलम एक मस्तिष्क का भाग है जिसको हम बृहत मस्तिष्क भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली हम लोग चीज़ें समझते सीखते हैं ना, वो चीज़ें आती हैं इसमें। अनुभव, संचयन, ज्ञान, प्रेम, भय, क्रोध और हर्ष, मतलब ये जो सारे टर्म हैं ये इसी मस्तिष्क का काम है कि यही कंट्रोल करता है। खुशी हुई, प्रेम हुआ, क्रोध हुआ, भय हुआ, ये सारी चीज़ें सेरेबेलम ही कंट्रोल करता है। ठीक है, वो सेरेब्रम। ठीक है, अब सेरेबेलम की बात करें तो ये मांसपेशियों को नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर सेरेबेलम कमज़ोर है तो आदमी सही से चल नहीं पाता। अब देखो जो लोग शराब पीते हैं ना, दारू वालू पीते हैं, तो वो मेनली क्या होते हैं, वो लड़खड़ाते क्यों हैं, क्योंकि उनका सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है, इसलिए उनकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, अगर जैसे कभी कोई दारू पीता है ना तो लड़खड़ाने लगता है, तो वो सेरेबेलम उसका प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए, मेडुला ऑब्लंगोटा क्या होता है, मस्तिष्क के आदेशों को शरीर तक पहुंचाता है। ठीक है, ये तीनों टर्म समझ गए, मस्तिष्क जो भी बोलता है कि ऐसा करो वैसा करो, वो सारी चीज़ें। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, देखो स्पाइनल कॉर्ड और समझ लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपको करंट लगता है ना, तो आप तुरंत मस्तिष्क इतनी तरह जो मतलब मस्तिष्क तक शायद संदेश इतनी फास्ट पहुंचते ना कि वो एक्शन का तुरंत रिएक्शन करता है, वो हाथ तुरंत हट जाता है ना। जैसे दरवाजे में उंगली फंस जाए है ना, तो एकदम से उंगली हट जाती है, या फिर कोई भी चीज़ें हैं, पिन चुभ जाए तो तुरंत कांटा लगे तो एकदम पैर उठ जाता है, वो चीज़ें होती हैं रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड, इसको मेरू रज्जा भी बोलते हैं। ठीक है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, सबसे पीछे का है, सॉरी मेडुला ऑब्लंगाटा है सबसे पीछे का भाग, मस्तिष्क के सबसे पीछे होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बुद्धि की विशेषता की। ठीक, पहली चीज़, ये तो जन्मजात होती है बुद्धि। ठीक है, एकीकरण होता है। देखो हमारे पास अलग अलग योग्यताएं हैं। ठीक, वो योग्यताएं हमें बुद्धि के द्वारा ही मिली हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी ये एक योग्यता है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो मेरी योग्यता है। मैं बाइक चला रहा हूँ, वो मेरी योग्यता है। ये अलग अलग योग्यताएं मैंने किस बेस पे सीखी हैं, सिर्फ अपनी बुद्धि के बेस पे सीखी हैं ना। तो वो क्या करता है, मतलब सारी जो योग्यताएं हैं उनका एकीकरण कौन करता है, बुद्धि करता है। ठीक, लक्ष्य की प्राप्ति बुद्धि के द्वारा ही होती है। मितव्यता होती है, मतलब कोई भी चीज़ सीखना इजी हो जाता है। समायोजन करना, वातावरण के साथ समायोजन या समाज के साथ समायोजन करना, चीज़ें कठिन और सरल हो जाती हैं, है ना। अगर बुद्धि के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें हैं तो फिर सरल लगेंगी, अगर बुद्धि से बियॉन्ड है तो कठिन लगेंगी। अमूर्तता मतलब पहले ही बहुत बार बता चुके हैं, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता आ जाती है ना। मौलिकता का उद्गम होता है। देखो ये बढ़िया चीज़ है, ये बढ़िया पॉइंट है। क्यों कि अगर बुद्धि इंसान में है तो उसमें मौलिकता आ जाती है। मौलिकता का मतलब क्या होता है, स्वयं का थॉट्स।
ठीक है, मतलब स्वयं की चीज़ें करना, मतलब चाहे वो खुद से डांस के स्टेप सीखना, खुद मतलब खुद के क्रिएट करना, खुद की राइटिंग करना, खुद के गाने बनाना, खुद से गाना गाना, मतलब कुछ भी खुद से कर रहे, मतलब वो कॉपी पेस्ट ना हो, वो ओरिजिनल हो। ठीक है, गाने जो ओरिजिनल होते हैं ना, और कुछ कॉपी पेस्ट होते हैं, मूवी ओरिजिनल और कॉपी पेस्ट होते हैं, वो चीज़ें जो मौलिकता होती है वो ओरिजिनल होती है। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट हम बाद में बताएंगे लास्ट में, है ना। चलिए अब यहाँ से देखें, हाँ, बुद्धि के प्रकार से। तो बुद्धि के प्रकार के बारे में 4 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, ये डायरेक्ट पूछ ले शायद। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? तो अमूर्त तो आपको समझे ही चुके हैं, अमूर्त चिंतन। एक बार फिर से बता दें, 3 बार टर्म आया तो एक बार तो बता ही दें। देखो, जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते हैं, जो चीज़ें सामने होती है वो चीज़ें नहीं हम, देखो जो सामने देखते हैं वो तो हमारी प्रत्यक्ष हो गई, और जो इमेजिन करते हैं कि यार जैसे मैं तो यहाँ मम्मी घर पे रोटी बना रही होंगी, आज उनने बढ़िया खाना बनाया होगा, है ना, तो ये मैंने इमेजिन किया ना, अमूर्त चिंतन किया ना। तो अगर जैसे मम्मी मेरी यहाँ पे होती तो वो खाना बना रही तो मैं देख रहा होता, तब चिंतन करता, तो वो मूर्त चिंतन हो जाता, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ उनको, है ना। अभी वो घर पे हैं तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये टाइम जो है वो खाना बनाने का है, तो मम्मी खाना बना रही होंगी बढ़िया, हमारा तो ऐसा ही रहता है ना। तो समझ गया अमूर्त चिंतन। चलिए, तो देखिए अमूर्त चिंतन का अगर हम परीक्षण करें तो कैसे करेंगे? आकांक्षाओं का स्तर, मतलब व्यक्ति जो है उसकी इच्छाएं कैसी हैं, है ना, वो मतलब क्या करना चाहता है, मतलब जितनी अच्छी बुद्धि होगी उसको अचीव करने की उतनी ही मतलब उसका लेवल हाई होगा कि हाँ ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वो कार्य करता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन में। और कार्य करने की गति, देखिए अगर उसका अमूर्त चिंतन अच्छा है ना, तो वो किसी काम को करने में रुकेगा नहीं। ठीक है, वरना वो जैसे कोई काम कर रहा है तो वो धीरे धीरे सोचेगा, है ना, सोचेगा और फिर धीरे धीरे करेगा, मतलब एक स्टेप किया, फिर सोचा कि क्या होना चाहिए, फिर वो काम किया, फिर स्टेप किया, है ना। जैसे बच्चे का देख लेते हैं, गमला बनाने का, है ना, उससे सही है कार्य करने में गति। पहले बच्चे ने सोचा, अमूर्त चिंतन किया, वैसे तो बच्चे अमूर्त चिंतन कर ही नहीं पाते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, लेकिन एक तरीके से हम मान लेते हैं, जैसे मैं ही गमला बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे कभी गमला मैंने बनाया नहीं है ना, लेकिन सोचा है कि भाई गमला कैसा होता है, गमला या तो ऐसा होता है ना, या फिर ऐसा होता है, या गमले किसी भी तरीके के हो सकते हैं, है ना। तो मॉडर्न सीमेंट का चीज़ें बनाएंगे, और मैंने दिमाग से अमूर्त चिंतन करता जा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, है ना। घर बना रहे हैं तो प्लॉटिंग के नक्शा बनाते हैं ना, तो कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ होगी, कहाँ क्या बोलते हैं, लैट्रिन बाथरूम या फिर बेडरूम वगैरह, जो भी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए। तो पहले मैंने अमूर्त चिंतन किया ना, वहाँ देखा तो नहीं मैंने, तो ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर काम किया, और फिर रुकेगा नहीं काम, उस गति जितनी अच्छा अमूर्त चिंतन होगा उतना ही अच्छा काम होगा। और जहीं अमूर्त चिंतन अच्छा नहीं हुआ तो काम रुक जाएगा, कहेंगे यार ये तो प्रॉब्लम दे रहा है, ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें। चलिए, मूर्त बुद्धि बता दी है, जो सामने दिखे, है ना, प्रत्यक्ष रूप से। इसे हम यांत्रिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं को समझने और अनुरूप क्रिया करने में ये बुद्धि काम करती है, मूर्त बुद्धि। ठीक है, सीधी सी बात है, ये प्रत्यक्ष रूप से देखने वाली चीज़ होती है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि, समाज के साथ समायोजन की जो क्षमता होती है वो उत्पन्न होती है सामाजिक बुद्धि से। संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बस ये ज़्यादा है। संवेगात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि भी कहते हैं, है ना। समाज में मर्यादित व्यवस्था को जन्म देता है। ठीक है, भावात्मक बुद्धि क्या करती है, समाज में मर्यादित व्यवस्था, एक व्यवस्था जो होनी चाहिए वो व्यवस्था इंसान में बनी रहे, ऐसे संवेग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे दंगा वाला क्षेत्र है ना, दंगा क्षेत्र है, उसमें अगर अच्छा जो भावात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, अच्छा संवेगात्मक बुद्धि वाला होगा, वो इस तरीके से अपने संवेगों का प्रयोग करेगा कि वहाँ पे दंगाइयों को शांत कर देगा, वहाँ फिर दंगा नहीं होगा। या फिर टीचर के रूप में देखा जाए कि कोई अनुशासनहीन बच्चा है, उसको अगर टीचर संवेगों को समझ सकेगा, भावनाओं को समझ सकेगा उस बच्चे की, है ना, और उसका प्रयोग कर सकेगा, तो फिर वो उसको अनुशासित भी कर सकता है। ठीक है,
बुद्धि के प्रकार की बात, भावनात्मक बुद्धि के प्रकार की बात कर लें तो एक योग्यता संबंधी होती है, एक शील गुण संबंधी होती है। आगे देखते हैं क्या होती है, ये बाद में देखेंगे। ये पॉइंट यहीं रिपीट हो रहे हैं। कैसे भावनात्मक बुद्धि के सिद्धांतों में ये पॉइंट रिपीट होते हैं, देखो कैसे। योग्यता संबंधी भावनात्मक बुद्धि कैसे, ये प्रदर्शन क्षमता को बढ़ा देती है। ठीक है, क्या करता है, भावात्मक बुद्धि योग्यता संबंधी जो भावनात्मक बुद्धि होती है उनको बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है ना, ये प्रदर्शन क्षमता पर आधारित होती है। ठीक है, जैसा प्रदर्शन होगा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं मिश्रित प्रतिरूप। इसको हम डैनियल गोलमैन का संवेगात्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डैनियल गोलमैन का संवेगात्मक बुद्धि। ये क्या कहते हैं, देखो पहले तो इन्होंने ये बोला कि बुद्धि एक नहीं है, बुद्धि 5 तरीके बताए। ठीक है, बुद्धि के 5 तरीके बताए। कौन कौन सा, एक तो चेतना है, एक आत्म नियमितीकरण है, एक अभिप्रेरणा है, एक समाजीकरण है, और एक है दूसरों को समझने की योग्यता। ये 5 तरीके बताए, जिससे उन्होंने बताया कि बुद्धि इन 5 टर्म पर ही डिपेंड करती है, बुद्धि अकेली नहीं काम करती। और इन्होंने माना कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात नहीं होती, अर्जित की, वातावरण और समाज से अर्जित की जाती है। ठीक है, इन्होंने ये माना। ठीक, अब एक होता है शील गुण आधारित भावनात्मक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। तो ये मानते थे कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात और वातावरण का मिश्रण होती है। ठीक है, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व के आधार पर समायोजन करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये पूरा चैप्टर ही है, इससे बहुत सारे भर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कारक सिद्धांत, या इसको इकाई सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये जो है अल्फ्रेड बिने और टर्मन, ये इनके शिष्य थे। ठीक, मतलब शिष्य क्या, एक तरीके से क्या बोलते हैं, वो लोग नहीं होते हैं असिस्टेंट थे। ठीक है, पहले इन्होंने बुद्धि पे काम करना शुरू किया, फिर टर्मन ने उन्हें ज्वाइन किया था। ठीक है, उन्होंने एक कारक या इकाई या निरंकुशवादी सिद्धांत का, उन्होंने कहा कि बुद्धि एक ही होती है और वो हर क्षेत्र में काम करती है, इन्होंने ये कहा। ठीक, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत की बात करें तो ये स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत भी दिया और स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया। कैसे, इन्होंने कहा कि एक बुद्धि जनरल बुद्धि होती है, मतलब सामान्य बुद्धि होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है। ये द्विकारक सिद्धांत में कहा। त्रिकारक सिद्धांत में क्या कहा, एक बुद्धि सामान्य बुद्धि होती है, एक बुद्धि स्पेशल यानी कि विशिष्ट होती है, और तीसरी जो बुद्धि होती है वो इन दोनों का मिश्रण होती है, जनरल और स्पेशल दोनों का मिश्रण होती है। अब आगे देखते हैं प्रतिचयन का सिद्धांत, इसे हम सैम्पलिंग थ्योरी भी कह देते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी ये क्या होती है, ये मतलब बेसिकली GF थॉमसन ने दिया था। जैसे क्या बोलते हैं, पूरी चीज़ ना देख के, जैसे गेहूं का बोरा है एक, है ना, गेहूं का बोरे से इसका एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे गेहूं का बोरा है, तो गेहूं का बोरा या आलू का बोरा, तो व्यक्ति पूरा बोरा मंडी में जाओ तो पूरा बोरा थोड़ा ना चेक करेगा। वो जानता है कि कोई है वो ऊपर से चेक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से फाड़ लेगा, है, और यहाँ से बीच से फाड़ के कुछ आलू निकाल के देख लेगा सैंपल के तौर पे कि हाँ ये सही है तो पूरा सही है। ठीक है, जैसे चेकिंग वगैरह पुलिस वगैरह करती है ना, तो जैसे ड्रम के ड्रम भरे हुए हैं किसी ट्रक में, हैं, और उसने देखा कि ऊपर से कि ये तो ऊपर दूध है ना, लेकिन सारे नहीं चेक करता, वो सैंपल के तौर पे 1-2 डब्बे चेक कर लेता, सब तो चेक नहीं करने बैठता है, और फिर क्या पता अंदर क्या हो। लेकिन मतलब क्या है इसका कि ऊपर से देख लेना। ठीक, खंड विश्लेषण और समूह कारक थ्रस्ट, मतलब खंड विश्लेषण सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, और समूह कारक का सिद्धांत ये थ्रस्टन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने 7 योग्यताएं बताई थी, मौखिक, संख्यात्मक, स्थानीय, प्रत्यक्षात्मक, स्मृति, तर्क, शब्द प्रवाह। आई थिंक ऐसा कोई टर्म नहीं है जो आपको समझ में ना आए। स्थानीय मतलब क्षेत्र विशेष का जो है ज्ञान। ठीक है, क्षेत्र विशेष से जो ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी सारे प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है, स्मृति, मौखिक, संख्यात्मक, शब्द प्रवाह, ये सारे की सारी योग्यताएं जो हैं वो इन्होंने बताई थी कि ये सब बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। SI मॉडल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है,
ये दोनों बहुत सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एसआई मॉडल जेपी गुल्फोर्ड ने दिया, इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत कहा इसको, ठीक है। एसआई मॉडल को जेपी गुल्फोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत कहा, और त्रिआयामी सिद्धांत को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो जेपी गुल्फोर्ड ने। एसआई मॉडल का नाम करके कम पूछते हैं, लेकिन त्रिआयामी सिद्धांत करके ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन ये भी मैंने ये तो कभी नहीं सुना एसआई मॉडल करके क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन क्या पता पूछ लिए जाए। चलिए छोड़िए, इन्होंने 3 टर्म बताए थे, इसीलिए इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया, विषय वस्तु, संक्रिया और परिणाम, ठीक। और विषय वस्तु के अंतर्गत भी 4 विषय वस्तु के 4 पॉइंट होते हैं, संक्रिया के 5 पॉइंट होते हैं, परिणाम के 6 पॉइंट होते हैं। बस ऊपर ऊपर देख लीजिए कि विषय वस्तु के कितने पॉइंट होते हैं, संक्रिया के कितने पॉइंट होते हैं, परिणाम के क्या पॉइंट होते हैं। अंदर कोई नहीं पूछता और कभी नहीं पूछता, ठीक है। चलिए आगे देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जितना इंपॉर्टेंट कहें उतना कम है। बहुबुद्धि सिद्धांत, ये आपका दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो इसको याद कैसे करो, बहु की बुद्धि का सिद्धांत है ना बहु की बुद्धि है, ठीक है। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने बहु की बुद्धि को बताया था, ठीक है, ऐसे समझ लो। मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। देखिए मन हो गया, यहाँ समझिए, मन, इसको मन बोल देंगे, इसको की बोल देंगे, वीरानी, मन की वीरानी, है ना। मतलब बहू क्या है, मन की रानी है ना, मन की वीरानी है, मतलब वो मन अपने मन का करेगी, है ना। तो याद करने का तरीका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, इसलिए मैंने बताया। मन मतलब एम से म्यूज़िक, ये योग्यताएं हैं, है ना। म्यूज़िक एक म्यूज़िकल बुद्धि होती है, एक प्राकृतिक बुद्धि होती है, एक गत्यात्मक बुद्धि होती है। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई वाले, है ना। एक इंटरपर्सनल होती है, एक इंट्रापर्सनल होती है, एक वर्बल होती है, एक रीजनिंग होती है, एक नंबर्स होते हैं। ओके, म्यूज़िक बताने की ज़रूरत नहीं, नेचुरल बताने की ज़रूरत नहीं, गत्यात्मक बताने की ज़रूरत नहीं, काइनेटिक बताने की ज़रूरत, इंटरपर्सन और इंट्रापर्सन बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो है वो करता है, क्या बोलते हैं, कंफ्यूज कर जाता है ना। अब देखिए काइनेटिक एक बार को समझ लीजिए, गत्यात्मक बुद्धि होता है, ये मेनली खिलाड़ियों में पाया जाता है, ठीक है, खिलाड़ी हों सिपाही हों, ठीक है। इंटरपर्सन की बात करें, कहाँ लिख दें, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों का टर्म समझ लिए, अंतर वैयक्तिक, दिख रहा होगा, एक सेकंड चेक कर लें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे नहीं दिख रहा यार, नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। ये होता है अंतर्वैयक्तिक, ठीक, एक होता है अंतः वैयक्तिक। देखिए इसको बोलते हैं, कहाँ गया, ये रहा, इसको बोलते हैं इंटरपर्सन, और इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सन और इंट्रापर्सन, ठीक। देखिए इंटर मतलब ऐसे समझ लीजिए, इंटर मतलब दूसरे की लाइफ में उंगली करना, समझ रहे हो, दूसरे की लाइफ में इंटर करना। तो ऐसे लोग दूसरे की भावनाओं को और उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं, है ना, उनको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक हुए, नेता बहुत ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं कि जनता क्या चाहती है, उसी हिसाब से भाषण भी देते हैं वो, है ना। इसीलिए वो लोग, दो नेता के बारे में एक चीज़ है कि जो जितना अच्छा भाषण दे लेता, काम कोई नहीं देखता है। मतलब लास्ट टाइम पे जब प्रचार प्रसार होता है ना कि चुनाव आने वाले, उस टाइम पे जब नेता भाषण देता है ना, तो जनता ये देखती है कि कौन कितना अच्छा भाषण दे रहा है ना, उसी से जनता प्रभावित, और वो भी ये जानते हैं कि जनता भाषण से ही इम्प्रेस होती है ना। तो वो क्या करते हैं, वो इस पर्सनालिटी से, ये योग्यता उनमें सबसे ज़्यादा होती अंतर्वैयक्तिक वाली, ठीक है। इसमें मनोवैज्ञानिक लोग जैसे साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो आप जैसे जाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, चीज़ें बताते हो, उसी हिसाब से वो चीज़ें समझ लेते हैं कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। उसी हिसाब से उनका सॉल्यूशन भी देते हैं। तो मतलब दूसरों की लाइफ को, दूसरों को समझने की जो क्षमता है,
समझ रहे हो, दूसरों को समझने की जो क्षमता है वो इंटरपर्सन है, ठीक है, इंटरपर्सनल बोल दें, इंटरपर्सनल बोल दें, इंटरपर्सनल बोल दो, ठीक है। तो ये क्या है कि ये चीज़ आप समझ गए, दूसरों को समझ रही है, बस इतना याद रखना। इंटर जहाँ मिल जाए, दो पेपर तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में आएगा, इंटर वर्ड आ जाए ना तो समझ लेना कि दूसरी की लाइफ में इंटर कर रहे हैं हम, ठीक है। इंट्रा मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है अंतः व्यक्तिक। यहाँ पे व्यक्ति अपने आप को समझने की कोशिश करेगा कि मैं कौन हूँ, है ना। चलिए, तो इसमें बेसिकली संत लोग आते हैं, साधु संत आते हैं, है ना। तो ये ऐसी जो व्यक्तित्व होती है, ऐसी जो योग्यता होती है, तो वो संतों में पाई जाती, अंतः व्यक्तित्व यानी इंट्रा पर्सन। आई होप दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है। मैंने इसलिए मजाक मजाक में बताया ताकि आप लोगों को मजाक में थोड़ा उससे जुड़े रहें, आगे भी दिमाग में जैसे भूल जाते हैं ना, तो कभी कभी मजाक वाली चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। चलिए, वर्बल मतलब शाब्दिक, शब्दों से जो खेले, जैसे कि राइटर वगैरह हो जाते हैं, है ना, पोएटर होता है जो क्या बोलते हैं, जो कविता वगैरह लिखते हैं, तो वो उनके अंदर वोकेब की ज़्यादा योग्यता होती है, रीजनिंग की योग्यता, नंबर्स की योग्यता। आई होप आपको सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। म्यूजिक हो गया, नेचुरल हो गया, काइनेटिक हो गया, एंटर हो गया, एंट्रा हो गया, वर्बल हो गया, रीजनिंग हो गया, नंबर हो गया, सारे हो गए, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मन की भी रानी ये याद रख लेना, ये एक ट्रिक टाइप की समझ लो ताकि याद रहे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, सॉरी, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने वंडर थ्योरी दी थी ब्लूम ने, विक्टर ब्लूम ने, ठीक है। इनकी ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हैं आपके कॉपी में, मतलब आपके बुक में इतने ही हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा और थे, मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे ताकि आए तो लगा दीजिए। पदानुक्रम सिद्धांत बर्टन और फिलिप वर्नर ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। ये भी ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है ताकि डाउट ना रहे आईक्यू को लेके या इंटेलिजेंस को लेके, और इंटेलिजेंस क्वेश्चन को लेके कोई प्रॉब्लम ना है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहली चीज़ देखिए, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? स्टर्न और कोहेलमान ने दिया था। सच बता रहा हूँ, ये टर्म बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ये पूछ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं कि आईक्यू टेस्ट किसने दिया। और पता है, आप लोग जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो बुद्धि का पूरा घूमता रहता है बिने के आसपास, और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया कि आईक्यू टेस्ट दिया, संवेगात्मक बुद्धि दी, इंटेलिजेंस दिया। ये सब कंफ्यूजन बहुत खिचड़ी पक जाती है, सब में ऐसा लगता है कि बिने घुसे पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आईक्यू कॉन्सेप्ट जब आप लोग क्या नाम है कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर पढ़ोगे, देखोगे, है ना, या बुक भी आप पढ़ते हो, तो आप देखोगे कि बिने उसमें हर जगह घुसे हुए हैं आईक्यू में, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस में, बुद्धि में, ठीक। आईक्यू कॉन्सेप्ट की बात करें तो आईक्यू कॉन्सेप्ट जो है, आईक्यू का जो संप्रत्यय है वो स्टर्न व कोहेलमान ने दिया था। क्या था? आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। यहाँ पे इंटू 100 नहीं है, ठीक है, इंटू 100 लग जाएगा तब ये आईक्यू टेस्ट बन जाएगा, और ये दिया था टर्मन ने, जो कि विनय के असिस्टेंट थे, ठीक। अगला आइए, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि तो हमने अभी बताई थी, कहाँ बताई थी, ये बताई तो है, हाँ, डैनियल गोलमैन ने, है ना। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। EQ, इमोशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजी, हाँ सही है, इमोशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। इसको सबसे पहले जॉन मेयर व पीटर साल्वे ने दिया। उसके बाद इसको संवेगात्मक बुद्धि को डैनियल गोलमैन ने अपनी बुक इमोशनल क्वेश्चन में जो है उसको एक्सप्लेन किया था ब्रीफ में, ठीक है। चलिए, मेनली इसका संबंध डायरेक्ट डैनियल गोलमैन से, अगर ये
ये आए ना तो सीधे सीधे डैनियल गोलमैन ज़्यादा पूछा जाता है, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, गोलमैन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इंटेलिजेंस की बात करें, समझदारी को, तो समझदारी किसने दी थी? बिने ने दी थी। ठीक है, देखिए बिने ने सबसे पहले जो काम किया था, बात तो यही है ना, बिने इतना छाए क्यों हैं? तो बिने इसलिए सबसे ज़्यादा छाए हैं क्योंकि बिने ने सबसे पहले जो है बुद्धि पर काम करना शुरू किया था 1890 के समथिंग, है ना। 1890 के समथिंग इन्होंने शुरू किया था मंद बुद्धि बालकों पे काम करना, है ना। और फिर उन्होंने बच्चों पर मेनली बच्चों पर उन्होंने 1905 में जो है IQ टेस्ट टाइप का, उस टाइम टर्मन भी आ गए, तो 1906 में इनके साथ जुड़ गए थे आगे करीबन। तो इस टाइम पे इन्होंने जो है, नहीं सॉरी, टर्मन 11 में जोड़े थे शायद, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है और आपके में पूछा नहीं जाएगा, हम एक तरीके की स्टोरी बता रहे हैं। क्योंकि बिने क्यों इतना छाए हैं? क्योंकि बिने ने शुरुआत करी थी मतलब इंटेलिजेंस की बात कही थी, बच्चों को कैसे समझे कि कौन बच्चा कितना प्रतिभावान है, कितना कमज़ोर है। तो इसलिए इन्होंने पहले तो 1905 में इन्होंने 30 क्वेश्चन का वो निकाला था, एक टेस्ट। चलिए आगे देखते हैं भाई, यहाँ क्वेश्चन का दिया था, लेकिन अगर IQ का टेस्ट की बात करें, वो टर्मन आए थे जब 1911 तब मिला था। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए, अब 30 क्वेश्चन में कौन कितना कर रहा है उसी आधार पे उन्होंने बच्चे को पता कर लिया कि हाँ भाई कौन क्या है। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर कोई बच्चा नीचे शुरू करते हैं, देखो कोई बच्चा के अगर IQ कम है, 0 से 70 माने, 70 से कम मानो, वैसे तो इसका हर एक स्टेज पे अलग अलग माना गया है। कोई राइटर 0 से 20 मानते हैं, 20 से 30 मानते हैं, 30 से 50 मानते हैं, 50 से 70 मानते हैं, 70 से 90 मानते हैं, 90 से 110 मानते हैं, ऐसे करके मानते हैं। लेकिन एक मोटा है ये, मतलब मोटा माटी जो एक पॉइंट व्यू है वो देख लीजिए, क्योंकि यही बेसिकली पूछे जाते हैं। देखो एक होता है 120 से लेके 100, नीचे शुरू कर रहे थे ना हम लोग, हाँ देखो अगर 70 से कम है तो वो जड़ या मूर्ख है, जिसको सिखाया नहीं जा सकता। 70 से 90 है जिसका IQ 70 से 90 है, वो मंद बुद्धि बालक है, मतलब वो सीख सकता है लेकिन वो धीमे धीमे सीख सकता है। 90 से 110 जो है वो आपके सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, नॉर्मल बच्चे। ठीक, अब बात करें 120 से लेके 140 तक ये बच्चे प्रतिभावान बच्चे कहे जाते हैं। ठीक है, प्रतिभावान। और 140 के प्लस जो होते हैं, मतलब 140 से भी ऊपर जो होते हैं, वो अति प्रतिभाशाली होते हैं, यानी कि सृजनात्मक बालक होते हैं। ये क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बालक होते हैं। एक क्वेश्चन, इनमें से विशिष्ट बालक कौन है? सारा तो पढ़ा दिया है ना, चलिए कमेंट करिए, तब भी हम बताते हैं, है ना। ये कमेंट करिए आप लोग, हैं हम वेट कर रहे हैं। मतलब वेट क्या कर रहे हैं आप लोग, तो अभी कोई देख ही नहीं रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। चलो बता ही देते हैं क्या ही कर रहे हैं। देखो विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जो सामान्य नहीं होते। जो बालक सामान्य नहीं होते वो बालक सारे के सारे विशिष्ट हैं। मतलब ये भी विशिष्ट है, ये भी विशिष्ट है, ये भी विशिष्ट है, ये भी विशिष्ट है। ठीक, यानी विशिष्ट बालक कौन है? जो सामान्य नहीं है। ठीक, तो ये आपका यूनिट 4 ख़त्म हो गया, बुद्धि। छोटा सा टॉपिक था और अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। चलिए फिर कल मिलते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।